दोस्तों जय हिंद। मैं हूं मेजर राकेश। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, हाल ही में एक ऑस्ट्रेलियन थिंक टैंक है, लोवी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च, जो कि ऑस्ट्रेलिया का एक इंडिपेंडेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट है और ये ऑस्ट्रेलिया का टॉप थिंक टैंक है। इन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश की है, जिसको हम कह सकते हैं एशियन पावर इंडेक्स। और एशियन पावर इंडेक्स में ये बताया गया है कि इस रिपोर्ट में बेसिकली जो एशिया पैसिफिक रीजन की कंट्रीज़ हैं उनका एक पावर इंडेक्स को लिस्ट किया गया है, जिसमें भारत आफ्टर यूएसए एंड चाइना नंबर तीसरे पोजीशन पर है। भारत का स्थान यहाँ पर तीसरा है। भारत जापान को पीछे छोड़कर इस पावर इंडेक्स में तीसरे नंबर पर है। और इसकी चर्चा करना इसलिए अहम है क्योंकि हम ये देखेंगे कि हम उलझे रहते हैं इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस के ऊपर, और हमें काफ़ी आनंद आता है पाकिस्तान के बारे में बात करने का। और अ, हम ये भी समझते हैं कि क्योंकि इंडिया में एक ट्रेंड है, एक पॉपुलैरिटी मिलती है अगर आप पाकिस्तान को धोते हैं या पाकिस्तान के ऊपर आप बैशिंग करते हैं, तो उसके ऊपर काफ़ी लोग जो है वो आनंद लेते हैं। किंतु अगर मैं कहूँ कि पिछले चंद सालों से और काफ़ी टाइम से हमें पाकिस्तान के ऊपर ज़्यादा गौर ना करके हम खुद कितनी प्रोग्रेस कर रहे हैं, हमारा विभिन्न क्षेत्रों में प्रोग्रेसिव रूप हमारा क्या है, और उसके पीछे जियोपॉलिटिक्स क्या है, इन चीज़ों के ऊपर हमें थोड़ा गौर देना चाहिए, जो कि हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वापस आते हैं इस रिपोर्ट के ऊपर। ये रिपोर्ट अभी 3-4 दिन पहले ही पब्लिश हुई है। इस रिपोर्ट में 8 पैरामीटर्स हैं, 8 ऐसे मेजरमेंट पॉइंट्स हैं जिनके बेसिस के ऊपर कंट्रीज़ को असेस किया गया है इन टर्म्स ऑफ देयर पावर इन द रीजन और ग्लोबल इंडेक्स के हिसाब से भी, लहजे से भी। जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये एक वेटेड एवरेज का तरीका है। 100 में से अंक दिए गए हैं और 100 में से आज की तारीख में 2024 की जो रिपोर्ट है उसमें यूएसए नंबर 1 पोजीशन पे है। यूएसए के इसमें जो पॉइंट्स हैं 100 में से वो हैं 81.7। चाइना नंबर 2 पे है। चाइना का 72.7 स्कोर है और भारत तीसरे पोजीशन पे है। भारत का स्कोर है 2024 में 39.1। पिछले साल जापान नंबर 3 पर था। जापान की पोजीशन को बैक करके इंडिया इस बार 39.1 की स्कोर लेके नंबर 3 पोजीशन पर आ गया है। ये हम बात कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ पावर ऑफ द नेशंस इन देयर पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट्स और रीजन। इसमें जैसा कि मैंने आपको कहा कि कई पैरामीटर्स हैं, कई मापदंड हैं जिनके बेसिस के ऊपर ये स्कोरिंग की जाती है, और ये कुल मिला के 8 इम्पोर्टेंट मापदंड हैं जिनके ऊपर स्कोरिंग की जाती है। हम अगले 2-4 मिनट में ये 8 मापदंड क्या-क्या हैं इसके बारे में थोड़ी-सी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला आज की तारीख में हम देखें कि विश्व में इकोनॉमिक प्रोग्रेस की बड़ी बात होती है, तो सबसे पहला मापदंड भी इसमें इकोनॉमिक कैपेबिलिटी है। इकोनॉमिक कैपेबिलिटी में यूएसए नंबर 1, चाइना नंबर 2 और उसके बाद नंबर 3 पे इंडिया है। और जो इकोनॉमिक कैपेबिलिटी इंडेक्स है उसके भी सब मेजर्स हैं, उसके भी कई मापदंड हैं, जिसमें कि इकोनॉमिक रीच है, उसमें इकोनॉमिक कनेक्टिविटी है, फंडिंग है, आपको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कितनी आ रही है। तो अलग-अलग पैरामीटर्स हैं, हर पैरामीटर्स के अलग-अलग सब पैरामीटर्स हैं। इसी प्रकार इकोनॉमिक कैपेबिलिटी के भी पैरामीटर्स हैं। दूसरा मापदंड इसमें आता है डिफेंस कैपेबिलिटी। और हम देखते हैं कि जब भी हम बात करते हैं पूरे विश्व में देश की क्षमताओं के ऊपर, तो उसमें ये दोनों पैरामीटर्स वैसे भी सबसे अहम नज़र आते हैं। सबसे अहम इनको गिना जाता है इकोनॉमिक कैपेबिलिटी और डिफेंस कैपेबिलिटी। तो इसमें भी
इस इंडेक्स में भी और इस पर्टिकुलर सर्वे में भी, रिपोर्ट में भी, ये 2 पैरामीटर्स 8 पैरामीटर्स में से ये 2 पैरामीटर सबसे पहले पैरामीटर हैं। इकोनॉमिक कैपेबिलिटी, डिफेंस कैपेबिलिटी। तीसरा पैरामीटर है रेजिलियंस। रेजिलियंस का मतलब होता है कि आपकी जो भी पोटेंशियल थ्रेट्स हैं, रियल थ्रेट्स हैं, उनको आपका सामना करने की आपकी क्षमता क्या है, इन टर्म्स ऑफ योर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इन टर्म्स ऑफ योर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इन टर्म्स ऑफ योर आर्म फोर्सेस एबिलिटी टू रिटेलिएट, योर प्लेटफॉर्म्स, योर वेपनरी, एवरीथिंग कम्स इन दिस, इन रेजिलियंस। तो ये तीसरा पैरामीटर है। चौथा जो इसमें पैरामीटर है वो है फ्यूचर रिसोर्सेस। ये सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, हालांकि नज़र नहीं आता है, पर हम इसके ऊपर आगे जाके बात करेंगे। तो चौथा पैरामीटर है फ्यूचर रिसोर्सेस। फ्यूचर रिसोर्सेस के बाद आपका पांचवा पैरामीटर आता है इकोनॉमिक्स रिलेशनशिप्स। इकोनॉमिक कैपेबिलिटी एक पैरामीटर था अलग से, और इकोनॉमिक्स रिलेशनशिप एक और पैरामीटर है, जिसमें कि इन टर्म्स ऑफ योर इकोनॉमिक रीच, रीजनली, ग्लोबली आपकी इकोनॉमिक्स नेटवर्किंग कैसी है, आपकी इकोनॉमिक्स रीच क्या है, आपका इकोनॉमिक्स नेटवर्क क्या है, ये सारे सब पैरामीटर्स के ऊपर जायजा लेकर इसमें रैंकिंग की जाती है। और इस रैंकिंग में भी इकोनॉमिक्स नेटवर्क या इकोनॉमिक्स जो रीच है, रिलेशनशिप है, उसमें इनफैक्ट रसिया, सॉरी, चाइना जो है वो नंबर वन पे है। यूएसए से भी अ, ऊपर इसमें चाइना है, उसके बाद यूएसए, और उसके बाद भारत का नंबर आता है। उसके पश्चात हम बात करेंगे तो आता है डिफेंस नेटवर्क्स। डिफेंस नेटवर्क्स में हम बात करेंगे कि इन टर्म्स ऑफ डिफेंस, जैसे हम आज बात कर रहे हैं कि इंडिया डिफेंस के क्षेत्र में अब, पहले एक नेट इंपोर्टर कंट्री था, आज की तारीख में इंडिया एक इंपोर्टर होने के अलावा हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं डिफेंस में। तो ये एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर है जिसके जो जिसको कि एसेस किया गया है इसमें कि कैसी कैसी पोजीशन है। उसके बाद नेक्स्ट पैरामीटर आता है डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। इसमें आपकी फॉरेन पॉलिसी आती है, इसमें आपका इन टर्म्स ऑफ योर रीच क्या है डिप्लोमेटिकली, आप विश्व के पटल पर कौन कौन से ग्लोबल नेटवर्क्स हैं जिनसे जुड़े हुए हैं। उसके पश्चात जो है आपकी कितनी पहुंच है डिप्लोमेटिकली, फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से, आपके पासपोर्ट की पोजीशन क्या है। और इस पर्टिकुलर फील्ड में जो भारत, चाइना और यूएसए के बीच में कोई ज़्यादा गैप नहीं है। भारत ने चंद सालों में, भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है वो अ, विश्व में बहुत स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी के रूप में उभर कर सामने आई है। तो क्योंकि भारत ने स्टांस लिए हैं, इंडिपेंडेंट स्टांस लिए हैं, भारत की बात आज की तारीख में विश्व में सुनी जाती है। भारत जब बात करता है तो लोग उसको सीरियसली सुनते हैं। तो इस पर्टिकुलर मेजर में या मापदंड में भारत आज की तारीख में यूएसए, चाइना से लगभग होड़ कर रहा है, और ये अ, इस पैरामीटर में भारत की पोजीशन काफ़ी पहले से अच्छी हुई है। और अब इसमें जो आठवां पैरामीटर है वो है कल्चरल इन्फ्लुएंस। हम में से काफ़ी लोगों को हैरानी होगी कि हम कल्चरल इन्फ्लुएंस की भी बात कर रहे हैं, पर आज की तारीख में पहले हम बात करते थे कि ग्रेट ईस्टर्न सिविलाइजेशन। तो कल्चरल एक इन्फ्लुएंस एक सॉफ्ट पावर है जिसके बेसिस के ऊपर आप दिखाते हैं कि आपकी सिविलाइजेशन कितनी इनरिच्ड है, आपकी संस्कृति में कितनी विभिन्नताएं हैं। आप इन टर्म्स ऑफ पीपल एक्सचेंजेस, इन टर्म्स ऑफ इंटेलिजेंसिया एक्सचेंजेस, इन टर्म्स ऑफ कल्चरल एक्सचेंजेस आपकी पहुंच कहाँ तक है। तो ये एक और पैरामीटर है जिसके बेसिस के ऊपर ये असेसमेंट की गई है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि लास्ट ईयर 2023 में जापान का जो स्कोर था वो भारत से अच्छा था। इस बार भारत ने जो ओवरऑल इम्प्रूवमेंट किया है वो किया है, भारत का जो लास्ट ईयर का स्कोर था उससे भारत 2 पॉइंट ऊपर आकर और जापान को पीछे छोड़कर अब इसमें नंबर 3 पर है।
इसको हम एनालाइज़ करेंगे इन टर्म्स ऑफ पुटिंग इट इन पर्सपेक्टिव। एक पहलू में इसको हम देखेंगे कि इसके असली में मायने क्या है, ये रैंकिंग क्या है, इसका असर क्या होता है और हम इसको एक संदर्भ में कैसे डाल सकते हैं। तो आप देखेंगे कि भारत का जो आज की तारीख में पिछले चंद सालों में, चाहे हम इकोनॉमिकली देख लें, चाहे हम इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट देख लें, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देख लें, हम जीडीपी ग्रोथ देख लें, अगर जीडीपी ग्रोथ देखें तो हम 8.5 7.5 8% के हिसाब से ग्रो कर रहे हैं। भारत अब इन टर्म्स ऑफ जीडीपी पांचवां बड़ा देश है, आफ्टर यूएसए, चाइना, फ्रांस, जर्मनी। इंग्लैंड को हमने पीछे छोड़ा है। ये रिपोर्ट एक और पहलू को भी उजागर करती है कि जैसे हम जीडीपी में देखेंगे तो जो यूएसए की जीडीपी है वो लगभग 26 यूएस डॉलर ट्रिलियन की इकोनॉमी है। चाइना लगभग 18 ट्रिलियन डॉलर के आसपास की इकोनॉमी है। चाइना ने काफ़ी गैप कवर किया है यूएसए के साथ, अभी भी चाइना काफ़ी इसको कवर कर रहा है। भारत 3.5 पौने 4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी लेकर पांचवें स्थान पर है। तो आप देखेंगे कि जो पहले दो जीडीपीज हैं, चाइना और यूएसए, भारत चाहे पांचवें स्थान पर है पर उनसे बहुत पीछे है, गैप बहुत बड़ा है। इस पावरफुल इंडेक्स को जो लिवी इंस्टीट्यूट ने इसको इस रिपोर्ट को निकाला है, उसमें भी आप देखेंगे चाहे भारत पावरफुल इंडेक्स में एशिया में तीसरी पोजीशन पर है, पर ज़्यादातर जो पैरामीटर्स मैंने आपको बताए 8 पैरामीटर्स, उसमें भारत और चाइना के बीच में बहुत बड़ा गैप है। जो कि ये साफ-साफ इस चीज़ से पता लगता है कि भारत को अभी भी, चाहे वो इकोनॉमी है, चाहे वो डिफेंस रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग है या नेटवर्क्स हैं या और भी जो इसमें जितने भी मापदंड हैं उनमें भारत को बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है। किंतु भारत अगर तीसरे स्थान पर पहुँचा है तो उसके पीछे भी कारण है और उसके पीछे जो कारण है वो बड़े ठोस कारण हैं। भारत ने पिछले चंद सालों में जो इकोनॉमी की तरफ ध्यान दिया है, तो भारत ने अपने जीडीपी को बढ़ाया है, ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाया है और आप देखेंगे कि जैसा हम कहते थे कि भारत इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन आज की तारीख में हम 145 बिलियन के आसपास की पॉपुलेशन है भारत की, हमने चाइना को पीछे छोड़ा है। एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि पहले हम अपनी पॉपुलेशन को एक बर्डन मानते थे, एक अभिशाप मानते थे। आज की तारीख में यही पॉपुलेशन, क्योंकि हमारे पास इतने ज़्यादा लोग हैं, तो ये पॉपुलेशन हमारे लिए एक वरदान बन रही है जब हमने इनको इंगेज किया है फ्रूटफुली, प्रोडक्टिवली। और इसमें जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज। अभी मैंने एक पैरामीटर की बात की थी, फ्यूचर रिसोर्सेज, जिसमें कि ह्यूमन रिसोर्सेज एक बहुत अहम सब पैरामीटर है। ह्यूमन रिसोर्सेज को अगर हम उसको रिसोर्सेज की जगह ह्यूमन कैपिटल मानकर और उनको सूटेबली एम्प्लॉय करें, इन टर्म्स ऑफ स्किल एनहांसमेंट, इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इन टर्म्स ऑफ स्टार्टअप इकोसिस्टम, जो कि भारत में काफ़ी अब पहले से उसमें काफ़ी ज़्यादा सुधार है। वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम। तो आप देख रहे हैं जो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वो अब धीरे-धीरे दे आर कन्वर्टिंग इनटू ह्यूमन कैपिटल एंड वी हैव टू कंटिन्यू विद दिस काइंड ऑफ एफर्ट एंड दिस काइंड ऑफ मोमेंटम। जब ये मोमेंटम आगे चालू रहेगा तो हमारा जो पॉपुलेशन है 145 करोड़, और ये पॉपुलेशन अब बढ़ती ही जाएगी, तो ये यही पॉपुलेशन जिसको हम पहले मानते थे कि इतनी ज़्यादा जनसंख्या है, बर्डन बनी हुई है हमारे ऊपर, देश के ऊपर, कैसे हम आगे ग्रोथ करेंगे, कैसे इम्प्रूवमेंट करेंगे, आज की तारीख में यही पॉपुलेशन हमारे लिए ह्यूमन रिसोर्सेज से आगे बढ़कर एक ह्यूमन कैपिटल बन रही है और बन सकती है। अभी तो ये सफ़र सिर्फ स्टार्ट हुआ है, इसमें अभी और बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आने का स्कोप है, ज़रूरत है। दैट इज़ वन पॉइंट। दूसरी बात ये है कि अगर आप कंपेयर करेंगे चाइना के साथ, तो चाइना की जो पॉपुलेशन है वो आज की तारीख में लगभग 65-70 परसेंट पॉपुलेशन जो है वो एज्ड पॉपुलेशन है, एल्डरली लोग ज़्यादा हैं। भारत में यंग पॉपुलेशन का हिस्सा बहुत ज़्यादा है, परसेंटेज बहुत हाई है।
तो यंग पॉपुलेशन को, अगर उस पॉपुलेशन को हम सूटेबली उनकी स्किल डेवलपमेंट करके और उनको सूटेबली एम्प्लॉय करेंगे, तो यही जो रिसोर्सेज हैं, ये हमारे लिए आने वाले टाइम में और अच्छी ग्रोथ देंगे। फ्यूचर रिसोर्सेज, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। इस रिपोर्ट के आप, अगर आप सब पैरामीटर्स देखेंगे तो 2035 और कुछ एक सब पैरामीटर में 2050 तक ये प्रोजेक्शंस हैं कि भारत की जो प्रोग्रेस करने की जो स्पीड है, जो गति है, वो और इम्प्रूव होगी और वो उसकी पूरी संभावना है, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल है। यहाँ पर अभी डेवलपमेंट करने का पूरा स्कोप है, इम्प्रूवमेंट करने का पूरा स्कोप है। हमारी जो आज की तारीख में इन टर्म्स ऑफ आवर इकोनॉमी, अगर आप देखेंगे हमारी जो ओवरऑल जो स्पेंडिंग पावर है इन टर्म्स ऑफ परचेज पावर पैरिटी वगैरह, ये बहुत कम है, बहुत नीचे है, और इसको अभी इम्प्रूव करने का बहुत स्कोप है। तो अगर ये सारा का सारा हम सिंक्रोनाइज करते हैं और तरीके से एफर्ट करते हैं एज अ कंट्री, एज अ नेशन, तो हमारी एक्चुअली में जो जीडीपी ग्रोथ है वो 7.5-8% से भी ऊपर जा सकती है। और इसकी हमें जरूरत भी है, अगर हम जो हम कोशिश कर रहे हैं वो ये हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अब पांचवी बड़ी इकोनॉमी से जल्दी ही अगले 5-7 सालों में तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएं। तो अगर हमने ये हासिल करना है, ये पादान, और ये अचीव करना है, तो हमें ये ग्रोथ रेट 7-8% की ग्रोथ रेट से हमारा काम नहीं चलेगा, इसको हमें और ऊपर ले जाना होगा। एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि इसमें जो हमारा जो फॉरेन पॉलिसी है या हमारा डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस है, उसमें अब आप देखें कि भारत जो है वो काफ़ी रीजनल जो थिंक टैंक्स हैं उनको लीड कर रहा है। साउथ ग्लोबल को भारत लीड कर रहा है। इसके पश्चात बहुत सारे, अभी हाल में ही हमारे प्रधानमंत्री जी गए थे यूएन में और वहाँ पर उन्होंने बात की। काफ़ी आपको ऐसे देश मिलेंगे जो भारत की जो यूएन में परमानेंट सीट है, उसको सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो जियोपॉलिटिक्स के लिहाज से ये जो पावरफुल इंडेक्स है, इसको पर्सपेक्टिव में डाल के देखेंगे तो आज भारत का इन्फ्लुएंस बढ़ा है। रीजनली, ग्लोबली भारत बहुत ही स्ट्रांगली एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी और जो हमारा जितना भी देश विदेश में हम हमारा डील करने का तरीका है, उसको हम बहुत स्ट्रांगली इंडिपेंडेंटली परस्यू कर रहे हैं। रीजनली चाहे हम देखें तो अपने आसपास के क्षेत्रों में देखें तो हम एक सपोर्ट सिस्टम के रूप में नज़र आते हैं, चाहे वो श्रीलंका है, बांग्लादेश है। ठीक है, कई बार पॉलिटिक्स में, जियो पॉलिटिक्स में सरकारें आती हैं जाती हैं, कोई आपको सपोर्ट करती है, कोई नहीं करती है, बट इन टर्म्स ऑफ द लॉन्ग टर्म विजन, भारत ने, अब आप देखिए, मैं एग्जांपल आपको देता हूँ प्रैक्टिकली, कि जब तालिबान अफगानिस्तान में आए थे तो कई जगह थिंक टैंक्स हो, फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स हो, उन्होंने ये अंदेशा जताया था, कई लोग तो बड़े कॉन्फिडेंट थे कि ये भारत के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनने वाली है। किंतु क्योंकि हम एक इंडिपेंडेंट स्ट्रॉन्ग फॉरेन पॉलिसी फॉलो करते हैं, तो हमारे जो उनके साथ रिलेशंस हैं वो कॉर्डियल रिलेशंस हैं आज की तारीख में, और हम उनसे डील कर रहे हैं। उनको जहाँ सपोर्ट चाहिए हम सपोर्ट दे रहे हैं, जहाँ पर एक उनके साथ हमको नेटवर्किंग करनी है, हम नेटवर्किंग कर रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म अगर हम देखें तो भारत में, चाहे अभी श्रीलंका में हाल में ही जो इलेक्शन हुए हैं, उसमें कई लोग ये कंजक्चर कर रहे हैं कि जो वहाँ पर अभी सरकार आ रही है वो भारत के फेवर की सरकार नहीं है, या बांग्लादेश में जो भी कुछ हुआ है। ठीक है, साल 2 साल 3 साल, फॉरेन पॉलिसी इज़ अ लॉन्ग टर्म विजन, इट्स अ लॉन्ग टर्म स्टैंड। और उसमें आप देखेंगे कि हमारी जो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है वो हमारे बहुत काम आती है। हम पहले अपने देश का सोचते हैं, देशवासियों की सोचते हैं, ना कि हम सिर्फ नीजक रिएक्शन लेके अपने फॉरेन रिलेशंस के ऊपर काम करते हैं। तो ये सारी एस्पेक्ट्स हैं, जब हम किसी पर्टिकुलर इस टाइप की रिपोर्ट को या सर्वे को हम देखते हैं कि उसको कॉन्टेक्स्ट में डाल के हम देखें तो उससे क्या पिक्चर सामने उभर कर नज़र आती है। तो आज की तारीख में ये पावरफुल एशियन पावरफुल इंडेक्स हमें ये दर्शाता है कि हमारी जो स्टेबिलिटी है, चाहे वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, चाहे वो रीजनल स्टेबिलिटी है, उसमें हम अच्छी
प्रोग्रेस कर रहे हैं। वी आर रीज़नेबली अ वेरी स्टेबल इकोनॉमी, अ स्टेबल कंट्री, अ स्टेबल पॉलिटिकल सेटअप। हम फ्यूचरिस्टिकली हम अ, काफ़ी प्लानिंग कर रहे हैं और ठोस प्लानिंग कर रहे हैं, चाहे वो डिफेंस है, चाहे वो इकोनॉमी है। हमारे आगे के प्लान्स बहुत ही सिस्टमैटिक प्लान्स हैं और ऐसा नहीं है कि ये हवा की बातें हो रही हैं। इन टर्म्स ऑफ आवर कल्चरल रिलेशनशिप आप देख सकते हैं कि आज भारत की रीच पहले से बहुत अच्छी रही है। तो क्योंकि ये सारे काम ग्राउंड पर हो रहे हैं, तभी इस टाइप की रिपोर्ट जो है आपको अ, एक प्रोग्रेसिव नेशन दिखा रही है, ना कि एक डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड थर्ड वर्ल्ड कंट्री टाइप का प्रोजेक्शन नहीं है। एक प्रोग्रेसिव नेशन का इसमें जो है वो प्रारूप देखने को मिल रहा है। एक और बात मैं जिसको डिस्कस करना चाहूँगा कि लोग कहते हैं कि भारत सुपर पावर बनने वाला है या ये सुपर पावर है। मैं जो कुछ देख रहा हूँ पिछले चंद सालों को से, तो मैं इस बात को दोबारा कहूँगा कि सुपर पावर होने के ज़माने लग चुके हैं। आज की तारीख में सुपर पावर वही है जो अपनी, चाहे वो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ है, चाहे इंटरनेशनल पॉलिसीज़ हैं, चाहे वो कोई भी इंटरनल एक्सटर्नल एक्सटर्नल डिसीज़न्स हैं, जिनको अगर वो इंडिपेंडेंटली ले पा रहे हैं, बिना किसी प्रेशर के और आँख में आँख डालकर अगर वो ले पा रहे हैं, तो वो ही देश सुपर पावर है। अभी हाल में ही जो हमारा गलवान में इंसिडेंट हुआ था, वो उसमें चाइना ने जो है वो रिसीड किया है। उन्होंने अपनी वो जो उन्होंने पोज़ीशन एडॉप्ट कर रखी थी, उससे पीछे हटे हैं और आज जो खबर आ रही है, वो पहले 4 पोज़ीशन से पीछे हटे थे। अब जो बाकी भी पोज़ीशन्स हैं, उसमें वो लोग जो प्री गलवान स्टेजेस थी, उसके ऊपर जाने को रेडी हो गए हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है, चाइना जैसी कंट्री जिसके ऊपर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता है, अगर वो भी जो भारत का बढ़ता हुआ वजूद है और भारत का प्रोग्रेसिव रूप है, अगर उसको वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, चाहे उसके पीछे कोई भी कारण हो, तो ये माना जा सकता है कि हमारे यहाँ काफ़ी एस्पेक्ट्स में काम हो रहा है और जो हमारा जो सिस्टम है, वो एफ़िशिएंटली वर्क कर रहा है। हालाँकि जैसा मैंने आपको बताया, चाहे वो हमारे जीडीपी है, चाहे वो हमारी परचेज़ पावर पावर है देश में लोगों की, चाहे वो हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, जो हमारे डिप्लोमैटिक इन्फ्लुएंस है, इन सब में इम्प्रूवमेंट की स्कोप बहुत है। पर ये है कि हम सही ट्रैक पर हैं, जिसके चलते आज की तारीख में आपको हर दूसरे-तीसरे दिन कहीं न कहीं से भारत के बारे में एक पॉज़िटिव न्यूज़ नज़र आती है। हमें इसको इम्प्रूव करना है, हमने ये जो ग्राफ है इसको और ऊपर ले जाना है और हमने ये इंश्योर करना है कि जो हम टारगेट कर रहे हैं, चाहे वो यूएन की परमानेंट सीट हो, चाहे वो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, चाहे वो हमारे आस-पास रीजन में हमारे रिलेशनशिप्स हैं, चाहे वो ग्लोबली हमारे एक्सेप्टेंस है, उसको हम ग्राफ को और ऊँचा करें और हम अपने देश को in terms of economy, in terms of मैन्युफैक्चरिंग हब, इन टर्म्स ऑफ स्टार्टअप इकोसिस्टम, आप कोई भी इन टर्म्स ऑफ टेक पावर, हम इसको और अच्छा करते रहें और हम इस प्रोग्रेस को आगे जारी रखें। उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, इसके कंटेंट पसंद आए होंगे और अगर पसंद आए होंगे तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी आपको भारत के बारे में अच्छा पॉजिटिव कंटेंट हम आगे देते रहेंगे। बहुत-बहुत आभार। जय हिंद।